नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मैं हाजिर हूं किरदारे जिंदगी के साथ। हर बुधवार एक वादा करके जाती हूं कि अगली बार फिर नए किरदार के साथ आऊंगी और उस वादा को आज फिर मैंने पूरा किया है। 184वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। एक माला बनाई थी मैंने, बनाई है मतलब थी नहीं है, और उस माला में बहुत सारे हीरे जवाहरात एकत्रित हो चुके हैं। मेरी माला बहुत बड़ी हो गई है, यानी कि 184 मनके की मेरी माला आज हो गई है और मुझे बहुत खुशी है कि हमेशा एक बेहतरीन, एक शानदार शख्सियत से आपकी मुलाकात होती। आज फिर मैं एक जाबाज, जिंदा दिल व्यक्तित्व की धनी अ, प्रतिभा जिनके रगों में है, उनके साथ मैं हाजिर हूं उन्हें लेकर। और आप सभी को थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ेगा और थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि दिल्ली में आज सुबह 10 बजे से लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है आपसे मुझे मिलने में। तो मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। कहते हैं ना, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन रुकावट के बाद एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात है कि आपको बस आनंद की अनुभूति होने वाली है। आज मैं किरदार को लेकर आई हूँ ईशा शर्मा जी। ईशा शर्मा जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और कहते हैं हम जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम परिवार के बारे में बात करते हैं। उनका परिवार भी बहुत समृद्ध है और जिस गांव से वो आती हैं वो थोड़ा सा समृद्ध नहीं था, लेकिन इन सब ने मिलकर उसे समृद्ध बनाया है। बहुत सारी बातें हैं, रोचक जानकारियां जो आपको प्राप्त होंगी। ईशा शर्मा जी प्रवक्ता है गिन्नी देवी मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मोदी नगर में, और साथ में आप संचालिका है धर्म कुंज जन कल्याण समिति माँ कमलेश देवी जन सेवार्थ फाउंडेशन की। तो ये एक ऐसी संस्था है जहां पर अब तक 10,000 महिलाओं, 10,000 युवतियां और महिलाओं मिलाकर एक अ, सुंदर कार्य किया गया है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। चाहे वो सिलाई का काम हो, बुनाई का काम हो, ब्यूटिशियन का कोर्स हो, इन्होंने मुख्य धारा से जोड़ने का, महिलाओं का के लिए एक सशक्तिकरण की जो हम बातें करते हैं, वो सशक्त महिला को एक ईशा जी खुद सशक्त महिला हैं और बहुत सारी महिलाओं को सशक्त करने का कार्य इन्होंने किया है। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो बताऊं ये कि एक ऐसे गांव से आती हैं जिसका नाम है भदोला। और आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाती हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का ये गांव रहा है, पैतृक गांव रहा है। और जिस समृद्धि की बात मैं कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ईशा जी की जो माता जी हैं वो पहली महिला ग्रेजुएट है उस गांव की। तो उसके लिए भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ईशा जी बहुत कुछ कर रही हैं अपनी माता पिता के संरक्षण में। तो चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत बृहद परिचय है इनका, मैंने छोटा सा परिचय इसलिए दिया क्योंकि इनसे बहुत सारी हमें बातें करनी है। बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से आप सम्मानित हैं और साथ ही पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन भी इनका हुआ है 2 बार। तो वो उसी कतार में है और हम सब की दिली ख्वाहिश है, शुभकामनाएं हैं कि आपको वो खिताब जरूर मिले। तो चलिए हम ईशा जी से मुलाकात करते हैं। ईशा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी हमसे बातें करने के लिए। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आपको बहुत आभारी हूँ और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और जो श्रोता आज मुझे देख रहे हैं आपके स्टूडियो के माध्यम से, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी मैम। बहुत अभिनंदन आपका ईशा जी। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और हिंदी की इन्होंने बहुत सेवा की है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अग्रिम शुभकामनाएं वो आपको दे रही हैं, तो जरूर आपकी शुभकामनाएं हम लेते हैं और ईशा जी से हम बातचीत करते हैं। ईशा जी,
जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो किरदार हमारे साथ आज जुड़े हैं वो अपने परिवार के बारे में बताएं। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी थी और इसके बारे में हम बात भी करेंगे। लेकिन आप अपने तरह से अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी। जी, मेरा नाम ईशा शर्मा और एक बहुत गाँव है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गाजियाबाद जिले में भदोला, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसा कि आपने बताया चौधरी चरण सिंह जी का गाँव है। वहीं मेरा जन्म हुआ और एक ब्राह्मण और बहुत सुसंस्कारी साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। और वहाँ जब मेरा जन्म हुआ तो थोड़ा-सा जब शिक्षा के लिए मेरी उम्र होनी शुरू हुई तो मेरी माताजी को ये रहा कि कैसे शिक्षा होगी? इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम मेरी माताजी कमलेश शर्मा और मेरे पिताजी श्री हरिओम शर्मा, उनके हम 4 जो बच्चे रहे, जिनमें से 3 बहनें और 1 भाई। तो 3 बहनों में जो मेरी बड़ी बहन है मनीषा शर्मा और फिर दूसरे नंबर पर मैं ईशा शर्मा, हम दोनों एक्चुअली जुड़वा हुए मैम। तो थोड़ा-सा ये भी रहा परिवार में कि 2 लड़कियाँ एक साथ होने का आपको टाइम बहुत पुराना है, तो थोड़ा-सा लगता था कि 2 लड़कियाँ एक साथ हुई है, तो कैसे होगा? और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय पिताजी एक छोटी-सी परचून की दुकान गाँव में ही करते थे। कोई किसी तरह की ज़मीन नहीं थी, किसी तरह के खेत नहीं थे, बस जो लालन-पालन होता था, वो छोटी-सी परचून की दुकान से होता था। जो मेरी माताजी थी वो बहुत ही सुसंस्कारी, दानी और एक शिक्षिका बहुत अच्छी रही और एक वो शिक्षक परिवार से थी। तो जो मेरे दादाजी थे पंडित जो धर्मपाल शर्मा जी, वो एक कुशल वैद्य थे गाँव में और एक शिक्षक भी थे जो निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे गाँव में। तो उनका बहुत अच्छा एक तरह से नाम था, तो मेरी माताजी जो है विवाह होकर वहाँ आई, तो उन्होंने फिर बहुत जो काम था वो पापा का सँभाल लिया, दुकान का भी, घर का भी और एक स्कूल भी वो घर में ही चलाने लगी। तो चूँकि वो गाँव में ग्रेजुएट पहली महिला थी जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इन सब चीज़ों में वो बहुत निपुण रहीं। तो गाँव की एक प्रेरणादायी जब मैं आपको बताऊँ तो जब उन्होंने स्कूल खोला तो चाची के स्कूल से वो प्रसिद्ध हो गईं आस-पास के गाँव में और जो भी गाँव के लोग होते थे कि चाची ये बच्चा जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ता है कहीं पर और इसको आपको पढ़ाना है। तो उन्होंने ऐसे करके बहुत ही जो है बच्चों को जो बिल्कुल एकदम से शैतान इस तरीके के थे, उनको बहुत अच्छी शिक्षा जो आज अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं। तो इसके बाद में फिर जब हमारी जो है उम्र बेसिक शिक्षा की हुई, तो उन्हें चिंता हुई कि मैं तो पढ़ी हुई हूँ, तो मैं तो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो गाँव से कुछ उस वक़्त मैम ऐसी सुविधाएँ नहीं थी, जो आज भी नहीं है, मैं कहूँ तो। वहाँ से जो जंगल का रास्ता था 2 किलोमीटर पैदल चल के उसके बाद में स्टैंड था और उसके बाद मोदीनगर सिटी पड़ता था, जिसमें इंटर कॉलेज था। तो अब ये तो बड़ा मुश्किल था ये जो तो बहुत हमारी एज रहे मुश्किल था। दुर्गम दुर्गम स्थान, दुर्गम रास्ता, जहाँ से बिल्कुल, मतलब एक डर भी होता है कि हम सही सलामत पहुँच पाएँगे भी कि नहीं। बिल्कुल और सिर्फ़ जिसमें जंगल की बात आप करी ईशा जी, तो सिर्फ़ लोगों से नहीं, हम जंगली जानवरों से भी डरते हैं, है ना? बिल्कुल और जब गर्मी होती थी तो मैं आपको बताऊँ हम इतने बड़े-बड़े झाड़ और वो सब दोनों तरफ हो जाते थे, तो आप ये सोचिए उसमें मम्मी उस 2 किलोमीटर पैदल हमें छोड़ने आती थी पहले, स्टैंड तक। कुछ रोज़ तक उन्होंने ये किया और जैसा कि मैंने बताया हम दोनों बहन जुड़वा थी, तो हम दोनों का ही एडमिशन मम्मी ने कराया। तो उन्होंने कहा तुम 2 ही काफ़ी हो, तुम्हें किसकी ज़रूरत है? हाथ में हाथ डालो और दोनों भागी चली आओ और स्कूल जाओ और तुम्हें किसी के साथ और सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी दोनों हो, तुम एक-दूसरे की ताकत हो, तुम एक-दूसरे की हिम्मत हो और तुम्हें कुछ बनना है और तुम्हें कुछ करके दिखाना है। सबसे पहले बेसिक शिक्षा पे आऊँ तो अपने घर में ही हमारी वजह से उन्हें स्कूल खोल लिया 5वीं तक का। तो फिर 8वीं तक की उन्होंने कहीं से मान्यता ले ली। 8वीं तक वो आस-पास के क्षेत्र की लड़कियों को सबसे पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था अपने ही घर में। अब 8वीं तक का तो अब 9th में प्रॉब्लम हुई स्कूल की तो 9th में रुक्मणी मोदी महिला इंटर कॉलेज है, जो गर्ल्स कॉलेज है मोदी नगर में आज भी है। तो वहाँ एडमिशन हुआ, कुछ दिन तक वो उस जंगल के रास्ते से हमें छोड़ने आई, उसके बाद में धीरे-धीरे हमने आना-जाना शुरू कर दिया। मैंने फिर हाई स्कूल में लगभग वहाँ के क्षेत्र के 10-15 गाँव में तो मैंने मैम सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए हाई स्कूल में। और
उसके बाद और उसी बीच में मैम क्या हुआ, उसी बीच में चूँकि मेरे पिताजी, मैंने आपको बताया कि एक छोटी-सी परचून की, तो क्योंकि वो बीटीसी थे मैम, तो 98 में जितने भी बीटीसी जिन्होंने भी कर रखी थी, उनको सबने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर लिया था गवर्नमेंट ने। तो मेरे फादर का जो पहला नंबर आया था, वो गोरखपुर आया था मैम। गोरखपुर में एक बस्ती जिला है, उसमें एक गाँव में। अब पापा ने कह दिया कि मैं, क्योंकि पापा कहीं कभी भी कहीं दूर नहीं गए थे अपने घर से। तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे फूफा जी, मेरी बुआ जी सब बुला लिए कि गवर्नमेंट जॉब इनका लेटर आया है और ये दूर की वजह से नहीं जा रहे हैं, इन्हें जाना चाहिए, इन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। और मैं जब से इस घर में आई हूँ, तब से मैं ईश्वरीय प्रार्थना कर रही हूँ कि इनका कहीं न कहीं ऐसा सिलेक्शन हो जाए कि हमारी भी गुज़र-बसर अच्छी-सी होने लगे। अब जब मेरे फूफा जी और ये सब लोग आए, त चूँकि पापा बहुत छोटे थे सबसे, तो उन्होंने कहा, "भई तू क्यों नहीं जा रहा है? तू जब तेरा गवर्नमेंट जॉब है।" कि मेरी तो यहाँ छोटी-सी दुकान है, मैं इसमें ही गुज़र-बसर कर रहा हूँ। तो मम्मी ने ज़बरदस्ती उन्हें जो है गोरखपुर भेज दिया। तो उसके बाद थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि तब 3000 सैलरी थी मात्र गवर्नमेंट, 3300 प्राइमरी स्कूल की। तो मम्मी ने कहा, पापा ने कहा कैसे खर्चा चलेगा? ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कैसे होगा? तो मैम मैं और मम्मी दोनों ही दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। मम्मी ने पार्टीशन किया दुकान का, पर्दा लगाया और पर्दे के पीछे वो घूंघट डाल के बैठ जाती थी और मैं बैठती थी तराजू पे तौलने के लिए और पीछे से ही मुझे सारा हिसाब बताती रहती थी। और उस वक़्त मेरी 12th थी, इंटरमीडिएट के मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं वहीं पढ़ती रहती थी, मुझे पर्दे के पीछे से पढ़ाती रहती थी और सामान हम दोनों बेचते रहते थे। इस तरह से मैंने इंटरमीडिएट में 62% अंक लाकर वहाँ मैंने पूरा कीर्तिमान स्थापित किया। कम से कम वहाँ हैं 10 से 12 गाँव, वहाँ किसी की उस वक़्त फर्स्ट डिवीज़न नहीं आती थी। मैंने बहुत अच्छा स्कोर वहाँ प्राप्त किया और मेरी ईशा बहन थी जो। ईशा, जब आप उस ज़माने की बातें बता रही हैं, अभी आप खुद एक कुशल शिक्षिका हैं, प्रवक्ता हैं और कल के समय में जैसे आज हम महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण की बात करें या आज की जो महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, जो भी माएँ हैं, वो सब ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, है ना? तो आज हम सोचते हैं कि चलो हम 21वीं 22वीं सदी में हैं और हम इस तरह की बातें सोच सकते हैं क्योंकि ज़माना बदल गया है। आपकी माँ ने उस समय आपको उतना प्रोत्साहन दिया और आपकी माँ ने वो जो एक रास्ता आपके लिए बनाया, मुझे लगता है वही रास्ता आज उसी रास्ते पे आज बाकी माएँ चल रही हैं और गाँव में भी मुझे लगता है आपकी मम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ होगा, जी, जी, जी। परिवार में, लोगों के कामकाज में। जी। अ अ, अभी भी मैं इस पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं जब अपनी बेटी, मेरी मैम 12th में है बेटी और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम गुज़र गया, 96 से अब तक की बात है, मैं इतना डरती हूँ उसे। अगर मैं जिस दिन उसे बस से भेज देती हूँ, तो मेरे मन में इतना डर रहता है और जबकि आज तो सब साधन है, हर चीज़ है। मैं ये समझती हूँ कि मेरी माँ का हृदय उस वक़्त कैसा रहा होगा कि उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें पैदल जाना है, तुम्हें दो। और उस वक़्त रोज़ सुनते थे मैम उस रास्ते पे कि किसी के पैसे चोरी हो गए हैं, किसी को कोई मार के भाग गया है, ऐसा जबकि रोज़ सुनते रहते थे, तब भी वो यही हिम्मत देते कि तुम दोनों ही काफ़ी हो, तुम दोनों एक-दूसरे की हिम्मत हो और अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसे पीट कर ही आना है। अगर कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हो तो उसके साथ तुम्हारे साथ मैं बैठी हूँ। तो तो इस तरह ईशा की क्या हिम्मत आपको रखनी है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप जंगलों का रास्ता करके आप कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी पढ़ाई करने के लिए, एक जुनून भी होना चाहिए अपने अंदर कि नहीं मुझे हुँ, कुछ अलग करना है, बिल्कुल, मुझे समाज में अपना बिल्कुल। नाम बनाना है। तो वो जो कभी ऐसी बात हुई, कभी कोई ऐसा वाक़या जब आपको लगा हो कि थोड़ा-सा डर लग रहा है या मम्मी की ज़रूरत है, पापा की ज़रूरत है, किसी रास्ते से जाते-आते कभी मन में या फिर कभी ऐसा कि छोड़ो नहीं करना कुछ, कभी ऐसा आया? ऐ ऐसा तो मन में कभी आया ही नहीं कि छोड़ो बस। एक जुनून था जैसा आपने कहा ना, वो मम्मी के अंदर इतना जुनून था, तो वो जुनून हमारे अंदर भी उनको देख-देख के आ गया क्योंकि परिवार में जो मेरे फादर हैं, वो भी मैम बहुत ही आध्यात्मिक हैं। उन्होंने अभी लगभग 25 साल के करीब हो गए हैं, एक धर्म शिव मंदिर की स्थापना की है, गाँव में ही।
और एक मंदिर और जो 21 वर्ष से अधूरा पड़ा था, उसका जीर्णोद्धार भी मेरे पिताजी ने कराया। और वहाँ कोई मोर्चरी नहीं थी, कोई शमशान घाट नहीं था। अगर डेथ गाँव में हो जाती थी तो बारिश हो रही है तो चिंता करते थे लोग कि कैसे हम लेकर जाएँ, तो वहाँ उन्होंने गाँव की सहायता से ही, गाँव के लोगों की सहायता से वहाँ एक शमशान घाट का निर्माण भी कराया। और क्या उन्होंने भी बात गाँव में बहुत बहुत तब्दीली की मैम, क्योंकि हमारे यहाँ का जो गाँव है वो टोटल जो जाट है वहाँ पर, तो थोड़ा-सा जाट थोड़े अनाड़ी और इस टाइप का वो रहते हैं। तो मेरे फादर ने एकदम, बहुत ही स्वभाव उनका शालीन है, बहुत शालीनता वाले हैं वो। और उससे भी बड़ी बात है कि मेरे फादर हवन, यज्ञ और कर्मकांड भी करते हैं एक शिक्षक होने के साथ-साथ। और है। ईशा उन्होंने अभी हाल ही में, ईशा जी, जैसे कि आप बता रही हैं अपने पिताजी और माताजी के बारे में, माताजी ग्रेजुएट रही हैं, प्रथम ग्रेजुएट महिला, और उन्होंने बहुत बच्चियों को बहुत चीज़ें सिखाई हैं। साथ ही आपके पिता ने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। गोलक धाम जिसको कहते हैं वो, शमशान जिसको कहते हैं, तो वो भी बनवाया। तो आपको एक बात मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस पर भी अपना थोड़ा-सा वक्तव्य दें। जी, भदोला गाँव पूर्व प्रधानमंत्री जी का गाँव रहा है। तो जी। वहाँ पर जब उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में कोई परिवर्तन दिख रहा है आपको कि उस गाँव के लिए उन्होंने कुछ किया हो, या जो चीज़ें होनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए, यदि आप किसी शहर से हैं, किसी गाँव से हैं, तो हमारी प्राथमिकता होती है कि जहाँ हम पैदा हुए वहाँ के लिए हम ज़रूर कुछ करें। जैसे कि आप कर रही हैं, आपका पूरा परिवार कर रहा है। तो इस पर भी हम चाहेंगे कि छोटी-सी टिप्पणी आप ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं है भदोला गाँव कहाँ है, और बिल्कुल, बिल्कुल। किसका गाँव है, क्या है और कैसी बुनियादी सुविधाएँ रही हैं। तो मैं चाहूँगी छोटी-सी टिप्पणी आप करें। वैसे मैं अगर सत्य कहूँ तो अभी भी उस रास्ते पे कोई ऐसा, अभी भी ऐसा कोई वाहन या कोई ऐसी चीज़ें, अभी भी वो वैसा का वैसे ही है। अगर मुझे आज भी भदोला जाना होगा तो या तो मैं अपने वहाँ से व्हीकल से जाऊँगी या फिर मैं पैदल ही जाऊँगी। इतना सुधार आया है वो तो ख़ैर समय को देखते हुए आया है, क्योंकि समय में, तब में और आज में बहुत परिवर्तन है कि वहाँ से लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे मैंने एडमिशन लिया था तो अगली ही साल जैसे हम दोनों साथ जाने लगे, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ रहो, कोई तुम्हारे साथ पढ़े ना पढ़े। तो इसी बीच में, इस 1 साल के बीच में मम्मी ने जाके जागरूक करना शुरू कर दिया था। जो हम उम्र लड़कियाँ थी जो 8वीं करके घर बैठ गई थी, तो उनको मम्मी ने जागरूक करना शुरू कर दिया। और अगली ही साल 2 लड़कियों का एडमिशन और हो गया था। तो तभी से ये कार्य शुरू हो गया था कि तब से जागरूकता बढ़ गई थी। और अब मैं कहूँ तो कि उस गाँव से जो पहली सबसे कम उम्र की असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है, वो मेरी ही बहन है, डॉक्टर उपासना शर्मा। वो मुझसे बहुत छोटी है, मेरा भाई 2 साल छोटा है। क्या उसके बात बाद, हाँ, डॉक्टर उपासना शर्मा, उसके बाद वो, अब उसके बाद में, उसके 5 साल बाद वहाँ से मैंने सुना है कि एक कोई है और एक लड़की, अनु चौधरी, उसका भी सिलेक्शन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव तो आए हैं, परिवर्तन तो आए हैं, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं है कि हम उसे कोरिलेट करें कि वो चौधरी चरण सिंह जी का गाँव है। उतना कोरिलेट हम अभी बहुत भी नहीं कर बहुत अच्छी सकते। बात है। ईशा जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया इसके बारे में। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मैं उनका अभिवादन करती हूँ। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि हमारे पटल के हमारी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन। कवि प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। आदरणीय धीरेन्द्र कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ आदरणीय प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम सर जुड़े हुए हैं, बहुत अभिनंदन करती हूँ सर, स्वागत है आपका। और पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं बहुत-बहुत सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, बने रहें और कार्यक्रम को शेयर करते रहें। ईशा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और जिस तरह से प्रथम महिला होने का जो एक गौरव होता है, पहली बार कुछ करने का, वो एक अलग गौरव होता है, एक एक अलग अनुभूति होती है, मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो कैसा फ़ील करती हैं आप?
अभी मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगी। जब मैंने 12th पास आउट कर लिया तो घर में फिर ये स्थिति होने लगी कि अब हम आगे नहीं पढ़ाएँगे। मेरे फ़ादर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब हम देखते हैं शादी वग़ैरह करेंगे ईशा-मनीषा की दोनों की, तो अब आगे नहीं पढ़ाना है। लेकिन मुझे तो वही मम्मी वाला जुनून बिल्कुल सिर पे चढ़ा हुआ था, तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। मैंने बात भी नहीं की पापा से कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है। वो जब भी मेरा चेहरा देखते दुकान से आते तो उनके मन में अच्छा इसीलिए नाराज़ होगी, पढ़ना है तुझे, अब आगे नहीं पढ़ना। तो मेरी बहन कहने लगी कि ठीक है मैं प्राइवेट पढ़ लूँगी, इसका रेगुलर एडमिशन करा दीजिए। तो मैंने मैम मोदियों का ही कॉलेज है मोदी नगर में, गिन्नी देवी मोदी महिला स्नातकोत्तर कॉलेज, तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन भी कैसे हुआ वो भी बहुत लंबी एक कहानी है। ईशा अ, ईशा एक बात थोड़ा-सा मैं अपने दर्शकों को सही तरीके से दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये जो पिताजी ने कहा कि पढ़ाना नहीं है सिर्फ़ इसलिए कि बहुत अच्छा एजुकेटेड लड़का ढूँढना पड़ेगा इस वज़ह से या कुछ फ़ाइनेंशियल कंडीशन थी इस वज़ह से? आर्थिक स्थिति मैंने आपको अभी भी बताया कि आर्थिक स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। बस ये था एक गुज़ारा ही करना है, तो फिर थोड़ा-सा ये लगा कि अब इतने दिन हो गए क्योंकि फ़ीस भी जब जारी थी 100 या 150 उस वक़्त थी 1000 एक की, तो 1000 भी बहुत बड़ी बात थी और मेरा सपना था कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनूँ। मैं निफ्ट से जाके उस वक़्त बड़ा फ़ेमस हुआ करता था, 1 लाख उसकी फ़ीस थी दिल्ली में कि मैं कोई अच्छी डिज़ाइनर बनूँ। क्योंकि होम साइंस में मेरा बहुत अच्छा क्रिएटिविटी में चूँकि मम्मी में क्रिएटिविटी थी, तो वही मेरे अंदर आई। मम्मी ने ही ड्राइंग वगैरह दिलवाई 12th में कि मैं तो वो करना चाहती हूँ। फिर मन में थोड़ा-सा ये रहा आर्थिक स्थिति देखकर कि आधे टाइम पापा कथा हवन करते हैं, तू दुकान कर रही है तो इतना नहीं क्योंकि भैया को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। तब सरस्वती शिशु मंदिर बड़े महँगे हुए करते थे, तो भाई का एडमिशन कराया था उसमें, महँगी फीस थी। तो इस वजह से भी कि नहीं हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर भी मेरी मम्मी और मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए गाँव में और मात्र 700 रुपए मैंने कमाए ट्यूशन से उस वक़्त। थोड़े से पापा ने पैसे डाले, उसके बाद मेरा फिर वहाँ ग्रेजुएशन में 1 साल बाद एडमिशन हुआ मैम मेरा फिर भी। 1 साल तक मैंने पैसे इकट्ठे किए, थो से पापा ने क्योंकि मैं लेट 12th के बाद 1 साल मेरा मतलब बिल्कुल बेकार ही हुआ एक तरह से और उसके बाद मेरा नेक्स्ट ईयर फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। गिन्नी देवी में मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने वहाँ देखा है ब्यूटीशियन की कक्षाएँ चलती हैं। मैं उसके गेट से बाहर से ही चुप-चोरी से देखती थी, क्या मैम सिखा रही हैं क्योंकि ₹250 फीस थी। मेरे पास फीस ही नहीं थी क्योंकि किराया ही मुझे बड़ा मुश्किल मिलता था और जिस दिन एडमिशन हुआ था पापा ने कहा था इन बीए कॉलेज में कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं होती है, आप 2 दिन जाओगी बस। तो मुझे 2 दिन में बहुत कुछ वहाँ सीखना था। और मैं वो चोरी से देख-देख के, विंडो से देख-देख के मैंने ब्यूटीशियन सीखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मैम की नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने कहा, "ये लड़की यहाँ रोज़ खड़ी रहती है, कौन है? इसे अंदर लेकर आओ।" अब मैं अंदर गई तो मैं रोने लगी, फिर मैंने उनको अपनी स्थिति बताई, मैं ऐसे-ऐसे हूँ। आज भी साधना मैम है वो, आज भी मैं उनको सच में उन्होंने जो मेरे जीवन की शुरुआत की एक तरह से क्रिएटिविटी में उन्होंने की। उन्होंने कहा, "मैं तुझे सारी चीज़ें निःशुल्क सिखाऊँगी।" मैं तुझे ब्यूटीशियन भी सिखाऊँगी, मैं तुझे ढोलक भी सिखाऊँगी और इसके आगे जब तू ग्रेजुएशन करेगी, उसके बाद भी तुझे बीएड करना होगा तो मैं तेरी मदद करूँगी। तो वो साधना जी रेप्यूटेटेड फैमिली से थी, एक रिच फैमिली तो से हैं वो। ईशा जी कभी ऐसा इस तरह की जो कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कहावत आती है कि डूबते को तिनके का सहारा मिलना। तो यहाँ मुझे वही तिनका मिला, यहाँ तो पूरा झाड़ मिल गया आपको। वही मिल गया मैम मुझे। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा फिर 3 साल तक मैंने उनका उनकी कॉलेज के सामने ही उनकी जी जी, अच्छा जी जब आप मुझे लगता है कि जब आप बहुत मुश्किलों का दौर देखते हो, जब आप चाहते हो कि कुछ हम आगे बढ़ें, कुछ करें और तब अगर पैसे की वजह से, तंगी की वजह से जब चीज़ें हाथ से रेत की तरह फिसलती हुई नज़र आती हैं, ये एक प्रेरणा का दौर होता है। मुझे लगता है ये वो सीखने का दौर होता है जब आप खुद भी सशक्त बनते हो और आप वो भावना आती है कि आप दूसरों को भी सशक्त बनाओ और मुझे लगता है तभी आपने इस फाउंडेशन की रचना की जिसकी वजह जी, से आज 10,000 महिलाओं को आपने रोजगार से जोड़ा है और हमारे साथ उषा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं आदरणीय बहुत-बहुत अभिनंदन स्वागत नमस्कार। करते हैं सभी का स्वागत है ईशा वाकई
जब आप इस तरह की परिस्थितियां बताती हैं तो लगता है कि जैसे ये घटना तो शायद मेरे जीवन का है। हर वो महिला जो इस दौर से गुजरी होगी वो आपको अपने अंदर समाहित करके देखने की कोशिश करेंगी कि हाँ मेरे साथ भी शायद ऐसा हुआ हो। बहुत खूबसूरत बातचीत हमारी चल रही है। फिर जी आपकी जो शिक्षिका रही हैं मैं उनको सादर नमन करती हूँ, क्योंकि समाज में आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, और जहाँ पर पैसे की वजह से पढ़ाई या दूसरी शिक्षा पिछड़ जाती है, वहाँ पर इस तरह के लोग हमेशा कहते हैं ना कि खेवनहार बनकर आते हैं। तो मैं शत-शत जी नमन करती हूँ आपकी शिक्षिका को। और जी। फिर क्या हुआ हमारे दर्शकों को बताएँ? उससे पहले तो ये था मैम, वो जब इतने अगली साल भी जब मेरा ग्रेजुएट में एडमिशन हुआ तो भी रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई थी। तो डिग्री कॉलेज की प्राचार्य महोदया थी डॉक्टर रीता बख्शी जी, उन्होंने मेरा जो है सहयोग दिया। मतलब जब मैं वहाँ निकली तो वही आपके वाली बात की डूबते को तिनके का सहारा, तो मेरे लिए तो जी, वो जी। बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने साधना मैम ने मुझे फिर पेंटिंग भी सिखानी स्टार्ट की। तो मैं जैसे ही वहाँ सीख कर आती थी तो गाँव में लड़कियाँ मैंने इकट्ठी कर ली थी। मैं जो सीख कर आती थी गाँव में लड़कियों को सिखा देती थी। तो अब इस वक़्त जी। मुझे थोड़े से पैसे भी मिलने लगे थे। थोड़ा मैं उनको ₹50 में, ₹20 में जितना भी वो देती थी मैं सिखा दी। तो 3 साल तक मेरी फीस का अच्छा कुछ चलता रहा। तो सफ़र तो अभी और बहुत लंबा था। इस बीच में मम्मी से भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीख ली धीरे-धीरे करके, और पूरा एनवायरनमेंट था ही क्रिएटिविटी का जो घर में था। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद में तो फिर पापा लोग को भी लगने लगा, क्योंकि इसी बीच में धर्मकुंज जन कल्याण जो है समिति की स्थापना भी हमने कर ली थी, और वो मेरे पापा के सहयोग से ही हमने 2002 में जी, हुई, हम इस 2004 में। समिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ किया है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ और जो आप बोलेंगी उसमें बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि आप उसको जी रही हैं अब तक। तो मैं जी। चाहूँगी कि उसके बारे में बताएँ। हाँ जी, तो अब धीरे-धीरे 2004 में हमने धर्मकुंज जन कल्याण, क्योंकि जब मैं सिखाने लगी, अच्छा मैम, जैसे ही मैंने सिखाना शुरू कर दिया तो पहले 2 लड़कियाँ आईं, 4 आईं, 8 आईं, 10 आईं, 20 आईं, 50 आईं, और धीरे-धीरे आस-पास के गाँव की लड़कियाँ भी आने लगी, और हमारे बैचेज़ निकलने लगे 100-100। पूरा दिन में 100 लड़कियाँ, कोई सिलाई, कोई ब्यूटीशियन, कोई डांस, हमने कोर्सेज़ भी बढ़ा लिए थे और हम टीचर्स रखने लगे थे। और उसके लिए जितनी भी पब्लिसिटी करते थे, हमारा पूरा परिवार करता था। मेरी मम्मी उस गाँव में निकल गई, मेरे पापा उस गाँव में निकल गए, मेरा भाई उस गाँव में निकल गया, और धीरे-धीरे हमने लगभग 10 से 15 गाँव में अपना सेंटर खोलना भी शुरू कर दिया। किसी अच्छा, के एक कोई बात टीचर। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ये प्रेरणा कहाँ से आई आप लोगों को कि हमें इस तरह का कार्य करना है? और ये जो चूँकि इतनी सिलाइयाँ सिखाएँगी आप तो मशीनों की भी ज़रूरत होगी, तो वो फंड जी, कहाँ से जी, जी, आया जी। और ये प्रेरणा कहाँ अ से आई? ये दोनों बातें ज़रूर जानना चाहेंगे। जी। जी, बिल्कुल। ये मेरी माताजी की प्रेरणा से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बचपन से जब आँख खुली हमने देखा तो माताजी रात को 12 बजे वो उसकी जर्सी बुन रही हैं और उसके कपड़े सिल रही हैं, तो सारा दिन मशीन 2-3 रखी रहती थी हमारे वहाँ। तो वही देख-देख कर फिर वो जब सीखना शुरू कर, क्योंकि ब्यूटीशियन, मैंने आपको बताया कि ब्यूटीशियन मैं सीख चुकी थी, पेंटिंग मैं सीख चुकी थी, तो वो दायरा बढ़ गया, क्योंकि लड़कियाँ काफ़ी उस अब तो मैम बहुत अपडेट हैं सब लोग ना, सीखे हुए होते हैं। उस वक़्त ये बहुत नई चीज़ थी। पेंटिंग बहुत नई चीज़ थी। तो फंड की बात करें तो हमने क्या करना शुरू किया, हमने ₹100 का रजिस्ट्रेशन शुरू किया करना पहले, कि हम ₹100 रजिस्ट्रेशन करेंगे और 1 महीने तक उस ₹100 में ही हम जो है सिखाएँगे। उसके बाद में धीरे-धीरे हमने फिर माना ब्यूटीशियन का कोई कोर्स बाहर आप कर रहे हैं तो वो 5,000 में हो रहा है, तो हमने वो 1,000 में करना शुरू कर दिया, और ₹1,000 में क्या करते थे मैम हम, उसको मटीरियल भी हम देते थे खुद ही, ₹1,000 में। तो इस तरह से फंड्स भी स्टार्ट हो गए थे, और चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा हम टीचर्स बहुत कम रखते थे, कोशिश करते थे कि हम ही सिखाएँ। क्योंकि मम्मी को सिलाई आती थी, बहन बिल्कुल ट्रेंड हो गई थी, मनीषा जो मेरे साथ थी। गिन्नी देवी में साधना मैडम की ही मदद से मैंने अपनी बहन का, वहाँ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी होता था, उसको भी एडमिशन दिला दिया था, अपनी बहन को भी। तो उसने फैशन डिजाइनिंग सीख लिया।
तो हम लोग अपने आप ही टीचर थे, अपने आप ही सिखाने वाले थे, तो ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता था, मैं सही कहूँ तो। और रही मशीन की बात, तो मशीन हम 3 लड़कियों पे 1 मशीन रखते थे, और हमारे यहाँ केवल 5 मशीन थी, बाकी लड़कियां अपनी मशीन लाकर अपने आप कार्य करती थी। हम पहले ही बोल देते कि मशीन हमारे पास कम है, तो आप अपनी भी घर से लाकर यहाँ रख सकते हो और उससे काम कर सकते हो। तो इस तरह तो से उस आज वक्त की तो ईशा, आज की क्या स्थिति है, और आपका सेंटर जो है वो कितना पुराना हो चुका है अब, और कितनी सारी महिलाएं आज भी जुड़ी हुई हैं आपके साथ? अब फिलहाल में मैम मुरादनगर पड़ता है, मोदी नगर तक ही वहाँ गांव है, रावली है, नेकपुर है और एक ढिंडार है, और एक मैं, चूंकि शादी मेरी हापुड़ में हुई है, तो हापुड़ में एक ऐसी कॉलोनी है जो बहुत ही निम्न वर्ग के वहां पर बालिकाएं हैं, भीमनगर, तो वहां पर भी मैं चला रही हूँ। और अब तो मैंने टीचर्स छोड़े हुए हैं, ये मेरा तब से मैंने जॉब स्टार्ट की है, ये मेरा फिक्स है कि मुझे अपनी जॉब में से 2,000 रुपये मुझे पर मंथ निकालने हैं इसी काम के लिए। ना मैं ये सोचती हूँ कि मुझे सामने वाला पैसा देगा, केवल 100 रुपए लेती हूँ, और उसका वो क्योंकि सर्टिफिकेट देती हूँ इसलिए 100 रुपए लेती हूँ बस। और सारी चीजें उनको मैं ही देती हूँ, पूरा, चाहे मटेरियल हो, चाहे रील हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे सुई हो, चाहे ब्यूटिशियन से रिलेटेड क्रीम हो, चाहे कुछ भी हो। और अब तो ऐसा है मैम, जो मेरी स्टूडेंट है वो जगह जगह गाँव में है, वो ही चला रही है। अब तो ऐसी स्थिति है, मैं उसको ही बोल देती हूँ कि बेटा ये जो 100 रुपए है ये भी तू रख, मुझे दिक्कत नहीं है कुछ भी, मुझे तो अपनी सैलरी में से इनके लिए निकालना है बस, मुझे कोई फंड बहुत नहीं बढ़िया चाहिए ईशा, ना। बहुत बहुत नेक काम आप कर रही हैं। और देखिए आजकल जो समय है अभी 2026 में हम हैं, और धीरे-धीरे देखिए फरवरी का महीना आ गया, ऐसा लग रहा है साल बहुत जल्दी कटेगा। तो साल दर साल बदल रहा है, और बदलते हालातों में स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कौशल सीखने की जब हम बात करते हैं, और स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे में जब आप इतनी महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, इतनी महिलाओं को स्किल दे रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मुख्य धारा से भी जुड़ेंगी। तो बिल्कुल। ईशा, जब आप इतना नेक काम कर रही हैं, या आपकी माताजी ने किया, पिताजी तो ख़ैर अब तो माता-पिताजी दोनों बुज़ुर्ग हो गए होंगे। लेकिन कभी जिस तरह से आपने भदोला इसमें गाँव के बारे में ज़िक्र इसमें किया। मैं एक इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये मेरा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, जो अभी नहीं पता ना आपसे शेयर हुआ है, मेरी माताजी है नहीं अब। ओह! मैं वहां तक भी अभी लाना चाहूंगी आपको। अभी जी, जो जो चाहती हूँ। जो मेरा संघर्ष में सफर शुरू हुआ, वो तो अब शुरू हुआ है मेरा, वो तो मेरा कुछ भी नहीं था जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ। जी, दरअसल मैं उस संघर्ष तक भी पहुँचूँगी, और बहुत सारी जो उपलब्धियाँ आपने हासिल की हैं, बहुत सारे आपको अवार्ड मिले हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जी। कभी आपने जी। ये नहीं सोचा कि आपके परिवार के चूँकि इतने सारे आपके भाई-बहन, माता-पिता सबने गाँव के लिए बहुत कुछ किया, गाँव की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया। कभी राजनीति से जुड़ने का विचार नहीं आया कि एक सत्ता में आने के बाद जिस भदोला गाँव को बहुत ज़्यादा संकीर्ण आज भी समझा जा रहा है, बहुत सड़कें सही नहीं है, जंगल-झाड़ अभी भी हैं, वो सुविधाएँ नहीं हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो इस क्षेत्र में भी हम आगे, चूँकि आप इतने बड़े यूथ को चला रही हैं, आपके लिए कोई भी अ, मतलब पद जीतना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि इस क्षेत्र में भी आज़माएँ ज़रा हाथ? मैम मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे लगता है कि जब मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कभी पद को प्राथमिकता नहीं दी, कभी मैंने कुर्सी को प्राथमिकता नहीं दी। मैं नहीं, लेकिन अ, लेकिन लेकिन ईशा, अगर आप इस ओर जाती हैं, तो आप और विस्तृत रूप से आप अपने गाँव के लिए बहुत अच्छा कर सकती हैं। इस नाते भी आपको सोचना चाहिए। वैसे आप पहले नहीं हो ये, मुझसे बहुत लोगों ने कहा है, जब मेरी स्पीच वगैरह ऐसा कुछ अभी भी कॉलेज में, मुझे बड़ा शौक है स्पीच का, एंकरिंग, ये सब चीज़ों का। क्योंकि मैं वो शब्द, वही हिंदी अच्छे शब्द यूज़ करती हूँ, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो अब वो बोलते हैं कि मैम आप कहाँ आ गए हो टीचिंग लाइन में, आपको तो राजनीति में जाना चाहिए, आप इतना अच्छा बोलते हो, इतना शुद्ध बोलते हो और इतने अच्छे आपके विचार हैं। तो वैसे कभी मन में नहीं आया। तो कभी ऐसा लगता है कि अगर ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, कभी वैसे आगे ऐसा ईशा, मौका मिला आप अगर मैं। इस ओर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं अगर पहली नहीं हूँ, तो मैं आखिरी हो सकती हूँ, जो आपको ये कह रहा है, तो आप ज़रूर इसके जी। ऊपर ध्यान दें।
और जी, देखिए बिल्कुल। एक संदेश आया है आपके लिए। उषा मिश्रा जी लिखती हैं कि आप जैसे लोग ही समाज को बदलते हैं। तो समाज को जो आपने बदलाव दिया है, महिलाओं की ज़िंदगी को बदलाव दिया, देखिए बात ₹100 ₹200 की नहीं है, वो अपने जी, जी। पैर पे खड़ी हैं, वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ हैं और जो कौशल आपने सिखाया है, वो कौशल आगे बढ़कर उनके लिए बहुत बड़ा गुण साबित होगा और बहुत जी, चीज़ें बदलेंगी उनके जीवन की। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आपने कुछ ऐसा किया है। लेकिन जिस संघर्ष की आप बात कर रही हैं, माताजी नहीं हैं, ये मुझे अभी पता चला, मुझे बहुत खेद है और मैं उनको नमन करती हूँ। और क्या कुछ संघर्ष के बारे में अभी आप बोल रही थी, क्या जी, संघर्ष जी, जी। है इस वक़्त? अभी वही मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके साथ में मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें मैंने स्किल जो डेवलपमेंट की सारी सीख ली। उसके बाद मैंने पीजी किया है इंग्लिश से, उसके बाद मैंने एजुकेशन से किया पीजी, उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी से किया पीजी। तो फिर तो जब थोड़ा-सा मैं खुद अर्न करने लगी तो पापा को भी ये रहा कि ₹10 इसने दिए हैं तो चलो ₹4 मैं भी दे दूँ। तो उसके बाद में फिर मेरा मन हुआ कि मुझे तो बीएड करना है। तो इसी 3 साल में 4 साल में मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए लगभग 40,000 वही पेंटिंग सिखा के और इसमें ही। तो उसके बाद में कुछ पैसे डालकर मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। मैंने बीएड किया और बीएड करते-करते ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया हम सेंटर चला रहे थे, मम्मी-पापा हम उनकी शादी हो गई थी अच्छे परिवार में, वो भी अपना चलाने लगे का सेंटर। इवन वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लगभग अब वो इस वक़्त वर्तमान तक में 1000 कॉलेज मेरी सिस्टर और दिलवाती है टेलर से और उसने और लोगों को और महिलाओं खुद से जोड़ रखा है, वो उन्हें सिलने के लिए देती है यूनिफ़ॉर्म। तो इस तरह से वो मनीषा मेरी बहन भी इस कार्य को अभी भी कर रही है और मोदी नगर सिटी बहुत, में ही है बहुत वो। अच्छी बात तो है। जी। जी, जी। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी जो हस्बैंड है उनकी जॉब छुड़वाकर दोनों ने ही ये कार्य उन्होंने कर लिया, वो सक्षम है, बहुत बढ़िया है। तो अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब मेरा बीएड में एडमिशन हुआ, मेरी शादी हुई एक बहुत अच्छे परिवार में हापुड़। जो मेरे ससुर हैं वो भी जूनियर हाई स्कूल से गवर्नमेंट टीचर से रिटायर्ड मेरे खुद के जो हस्बैंड है वो भी टीचर हैं, है तो प्राइवेट ही और मेडिकल में हैं। और एक अच्छा परिवार उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। तो जैसे ही मेरा बीएड हुआ इसी बीच में मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया। बीएड करते-करते ही बीएड करने के बाद में मैंने ससुर ने कहा, "आप क्या करोगी ईशा, पढ़ना चाहोगी?" मैंने कहा, "हाँ, पापा जी पढ़ना चाह" उन्होंने मेरा तुरंत एमएड में एडमिशन करा दिया। और मेरा एमएड में मोदी नगर ही एडमिशन हुआ। उन्होंने मुझे शादी के बाद भी एमएड करने के लिए अपने घर ही छोड़ दिया, अपने मायके में ही। और चूँकि मैं सेंटर चला ही रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा रहा। मैं एमएड की क्लास भी लेती, वहीं एक लाल बहादुर प्रशिक्षण संस्थान है, मैंने वहाँ एनटीटी में बतौर टीचर भी 2 घंटे के लिए मैंने जॉइन कर लिया और शाम को मैं अपना सेंटर मेरा चलता ही था। मोदी नगर भी मैम इस बीच में मेरे फादर ने एक छोटा-सा घर बना लिया था, तो मोदी नगर में भी हम सेंटर चलाने लगे इसी बीच। तो ये काम मैं करने लगी धीरे-धीरे और अच्छा सब कुछ होने लगा। एमएड कर लिया, उसके बाद में हापुड़ में ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय श्री माधव कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी और मेरा 2011 में वहाँ एज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हो गया बीएड विभाग में। मैंने वहाँ जॉब शुरू की, वहाँ पर मैम उसी स्कूल में, उसी कैंपस में 7 स्कूल हैं आज भी। उसमें बीएड कॉलेज भी है, उसमें प्ले स्कूल भी है, उसमें बालिकाओं का इंटर कॉलेज भी है और उसमें गौशाला भी है और उसमें एक ऐसा स्कूल है जो बाहर की बालिकाएँ जो पढ़ने में अक्षम है, पढ़ नहीं पाती हैं, तो वहाँ से वो लड़कियाँ यहाँ इस स्कूल में आती थी, लगभग 70 लड़कियाँ जैसे सिक्किम है, मणिपाल है, झारखंड है, ऐसे जगह की लड़कियाँ यहाँ आती थी और उन लड़कियों को भी मैंने कॉलेज के बाद ब्यूटीशियन सिखाना, पेंटिंग सिखाना, मेहंदी सिखाना फ्री में शुरू कर दिया। तो माधव कॉलेज के जो ओनर हैं, उनका भी मुझे सहयोग मिलने लगा। बहुत अच्छा मैंने वहाँ लगभग 2021 आज भी मुझे याद है, 2011 से 2021 तक मैंने वहाँ बहुत ही प्रतिष्ठित तरीके से कार्य किया
और 2021 मेरे लिए एक ऐसा आया, मैंने 13 मार्च, इस बीच में थोड़ा-सा फिज़िकली मुझे बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही। लेकिन वो मैंने कभी भी अपने कार्य के प्रति आड़े नहीं आने दी, बिल्कुल भी। और इसी बीच में 13 मार्च को मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। 13 मार्च 2021 को मैंने वहाँ छोड़ा, क्योंकि उस वक़्त मुझे बहुत ही मैं क्या कहूँ, वीक प्रेगनेंसी थी। तुरंत मेरे पास रहेंगी, मैं आपका ट्रीटमेंट कराऊँगा। मेरी बेटी मेरी बेटी के ईशा जी, हम आपको ना ठीक से भयंकर सुन नहीं प्रॉब्लम पा रही। रहे हैं। थोड़ा-सा आप अगर दोबारा से जी, अपने दोबारा से जो बोलिएगा कुछ? जी बिल्कुल। जी। हाँ, दोबारा दोबारा से जैसे कि मैंने बताया 2000 हाँ, बताइए। अब जी। 2011 में मैंने 2000 हाँ, हापुड़ का ही एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय श्री माधव कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैंने वहाँ पर जॉइन कर लिया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग में। तो उसके साथ ही बताया, वो एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 7 कॉलेज अंदर ही अंदर हैं, जिसमें प्ले वे नहीं, है, नहीं, जिसमें आप अपनी आदिवासी। प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी ईशा जी। वीक हाँ, हाँ, प्रेगनेंसी ठीक है, के ठीक है, बारे में। ठीक है। जी। हाँ, तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। एक प्रतिष्ठित कॉल, मुझे बड़ा अपने ऊपर गर्व भी आता था कि मुझे ईश्वर ने बड़ी जल्दी जो भी मैंने संघर्ष किया उसका मुझे, मैं इतना शायद सरकारी नौकरी से खुश नहीं हो पाती जितना खुश मैं वहाँ पर थी। तो इसी बीच बीएड से लेकर और एमएड, और जब तक मैंने जॉब शुरू की लगभग 14 साल तक मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रही। कई बार मुझे फिजिकली बहुत परेशानी रही, तो एट लीस्ट 2021 में मैं फिर से मुझे कंसीव हुआ। तो मेरी मदर ने कहा कि आज ही आप कॉलेज छोड़िए और यहाँ मेरे पास आइए। आप जब तक ये बच्चा जन्म नहीं लेगा, आप मेरे पास रहेंगी और आपकी देख-रेख मैं करूँगी। तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मेरे डायरेक्टर को वहाँ कॉल कर दिया कि ईशा जो है 1 साल तक अब कॉलेज नहीं आएगी, और मुझे गाड़ी भेजकर कॉलेज से ही अपने पास बुला लिया और वहीं मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया, और मेरा नहलाना, खिलाना, पिलाना सारा कार्य करती रही, चूँकि मुझे बिल्कुल बेहद बेड रेस्ट बताया था पूरे 9 मंथ्स तक। अब धीरे-धीरे सब सही चल रहा था, और डॉक्टर ने भी कहा था कि साढ़े 3 महीने तक इनको दिक्कतें रहेंगी, उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और साढ़े 3 महीने जैसे ही आए और 2021 15 मई कोरोना में मेरी मदर अ, मतलब मेरी मदर जा चुकी थी। तो कहीं न कहीं जिन्होंने मुझे ये बोला कि अब अब जाएगी तो खुश होकर जाएगी, और गोद में बच्चा लेकर जाएगी और तो बेटा ही लेकर जाएगी। और मुझे आदत ही नहीं थी कि मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? मुझे वही आदत थी, सुबह मुझे उठाती थी और भजन संध्या से मुझे सुलाती थी, और सुबह भजन गाती रहती थी, तभी मेरी आँख खुलती थी। कई बार मैं बोल देती थी, मैंने कहा मम्मी आपको क्या है? मैं अभी तो सुबह सोई हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई और आपने भजन शुरू कर दिए। मैंने कहा ऐसा क्यों करती हो? कि मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ। देख ईश्वर पर भरोसा था तो हुआ ना सब कुछ ठीक, और अब आगे भी सब ठीक होगा, तू देखना। अब मैं तुझे तेरी ससुराल जब भी भेजूँगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुझे यहाँ से बाकायदा बिल्कुल अच्छे से जब तू गोद में लेके जाएगी, बेटे को लेके जाएगी, और तुझे मैं बड़े अच्छे से यहाँ से विदा करूँगी। और साढ़े 3 महीने पे उनको हल्का-सा बुखार आया। मैंने बहुत कहा मम्मी अपना थोड़ा, पापा ने बहुत कहा आप ध्यान रखो कि ये तो नॉर्मली बुखार है, मैं ठीक हूँ, और मेरे सारे बिस्तर धो डाले। और वो पानी में रहीं, और फिर शाम को उनको फ़ीवर हो गया, और उसके और 9वें दिन वो 15 मई 2000 वो स्वर्ग सिधार गई। और उसके बाद में मुझे नहीं पता मैम कि मुझे किसने खाना खिलाया, कैसे मैं रही हूँ, क्या मेरे साथ हुआ है। मैं बस सीधा एक बेड पे लेटी रहती थी, किसी ने मुझे कुछ खिला दिया ठीक है, नहीं खिलाया तो भी ठीक है। और उसके 5.5 महीने बाद मैंने ऑपरेशन से एक बेटे को जन्म दिया।
और वो मेरे लिए इतना असहनीय माँ रहा। माता मैं जी का वो आशीर्वाद है और आप सँभालें अपने आप को। आपके आपकी बातें सुन के सब यहाँ भावुक हो रहे हैं और मैं भी भावुक हो गई हूँ और सच में वो आपके अब बेटा आपकी माताजी का आशीर्वाद ही है और ये जैसी आपकी सोचिए माँ मैम, रही जी, आप अपने बच्चे को वैसे ही बनाइए। जी। वो आप स्थिति ऐसी है मैम, जो उस वक़्त तो ऐसा लगा था कि जो स्पाइनल थी वही चली गई, और देखिए उन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन जो डॉक्टर उपासना शर्मा है उसका सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा लगा कि फल लदे हुए हैं एक पेड़ पर, और जिसने उसे सींचा और अब तक जिसने उसने हरा-भरा किया, और वो बिल्कुल पेड़ों से, फल से, बिल्कुल पके हुए फलों से लदा हुआ है, और उसे जिसको उसे खाना था वो छोड़कर, और आर्थिक स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी इस वक़्त, बहुत अच्छे वाली है। मेरा जो भाई है उसका भी बहुत अच्छा काम है, उसकी भाभी आई मेरी, वो भी इन्हीं चीज़ों को, ब्यूटीशियन वग़ैरह, उसने भी हमारा साथ दिया बहुत, आज भी देती है वो पूरा साथ। तो एकदम बहुत अच्छा संपन्न परिवार है, और अगर खलती है तो बस एक ही कमी खलती है कि आज वो क्यों नहीं है, आज वो क्यों नहीं है, बस यही जी, लगता है। उषा जी, मैं समझ सकती हूँ कि इस परिस्थिति से आप गुज़र रही हैं और मुश्किल होता है अपनों को खोकर आगे बढ़ना, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हैं क्योंकि माताजी ने आपको बहुत हिम्मत दी है बचपन से ही और आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो माँ ने जो सोचा था, होने को कोई टाल नहीं सकता, सुरेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। जब जो होना होता है तब सो होता है और माँ की जो प्रेरणा रही है, आपको माँ किस मुकाम पर देखना चाहती थी? क्या आप उस मुकाम तक आज पहुँच हुँ। पाई हैं या कुछ और चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो चाहती हैं आप हासिल करें? जी, बिल्कुल। हमारा है था, मैं और मम्मी जैसे बात करते रहते थे, तो जब मैंने बताया 3.5 महीने तक हम दोनों दिन-रात एक साथ रहे, चूँकि मेरा बेड रेस्ट है, वो पापा के पास भी अंदर मिलने ही नहीं जाती थी, वो मेरे ही रूम में रहती थी। हर वक़्त कि इसको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। इतना मुझ में रम चुकी थी उन 3.5 महीने, शायद मुझे ये लगा कि मुझे इतना सैटिस्फैक्शन था कि आखिरी टाइम में उन्होंने दिन-रात मुझे अपना टाइम दिया। तो वो जब वहाँ रहते थे तो हमारी प्लानिंग थी, जो मैं बताती हूँ। उनके बाद सबसे पहले तो मैम मैं 1.5 साल पूरा डिप्रेशन में रही, पूरा एकदम, मुझे कुछ नहीं पता होता था। मेरे बेटे को भी मेरी बहन ने इसके बीच में एक बात और कहना चाहूँगी, मेरी जो छोटी बहन है डॉक्टर उपासना शर्मा, मेरे ही देवर से उनकी शादी हो गई थी, क्योंकि ये मन की, मम्मी की इच्छा थी। तो अपने ही आगे उन्होंने हैं, शादी करा दी थी मेरी छोटी बहन की, वो भी मेरे ही घर में है। तो अब जब उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद मुझे अपना जीवन ऐसे लगने लगा कि अब कुछ नहीं है जीवन में, और मैं भगवान से बस यही सोचती थी कि मेरे परिवार वालों को वंश मिल गया है, अब मुझे भी बस इतना ही करना था, अब मुझे जीवन नहीं जीना है। तो मेरे पति ने मुझे इस उसमें बहुत सँभाला, उनका बहुत साथ रहा मेरे हस्बैंड का इसमें, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो अभी दुःख यहीं नहीं रुका था, 11 महीने का जब मेरा बेटा हुआ, तो अचानक उसने मूँगफली का दाना निगल लिया और वो उसके फेफड़ों में जम गया। अभी दुःख यहीं नहीं रुका था, और उस वक़्त तक मैं भी ठीक तरह से कॉन्शियस में नहीं थी तब तक। और उसका रातों-रात ऑपरेशन कराया, उसका फिर निकलवाया वो, और बड़ा मुश्किल रहा, 40 दिन तक वो बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन रहा एकदम से, 11 महीने का बच्चा। तो इतना दुःख, दुःख के साथ में, मतलब कि दुःख की एक लिमिट होती है, यहाँ कोई दुःख की कोई हद ही नहीं थी, बिल्कुल हद नहीं थी दुःख की, बिल्कुल भी। इसके बाद में फिर लगभग मैं 2.5 साल तक मैंने कोई जॉब नहीं की। मैंने इस ना कोई मैंने सोशल वर्क किया, मेरे सेंटर सब बंद हो गए 2023 तक, 2021 से 2023 हाफ तक। और उसके बाद में फिर परिवार वालों की मदद से, अपने ससुराल की हिम्मत से मैं फिर से खड़ी हुई, और उसके बाद में मैंने डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन में गिन्नी देवी मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, उसके बीएड विभाग में मुझे बड़ा अच्छा जॉब मिला, और अब मैं वहीं पर हूँ। और इसी बीच में जब मुझे ये लगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है, हमारा पैसा भी कुछ नहीं कर पाया मम्मी के लिए, तो मैं आपको बताऊँ मैम,
मैंने जितना भी अपने जीवन में धनराशि कमाई थी, जितना भी मैंने जोड़ा था, उन सब का मैंने भोजपुर गाँव पड़ता है, हमारे गाँव के पास ही वो ब्लॉक है मैम, भोजपुर ब्लॉक है। मैंने वहाँ प्लॉट लिया है और आने वाले अभी तक मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल में मैं अपनी माताजी के नाम का माँ कमलेश देवी जन सेवात फाउंडेशन जो मैंने अभी 2024 में रजिस्टर्ड कराई है उनके नाम से, मैं वो स्थापित करूंगी और लगभग वहाँ 20 से 25 गांव है चारों तरफ। मैं वहाँ की एक भी बालिका, एक भी महिला जो असहाय है, जो गरीब है, जो चाहती है हम कुछ करें, उनके लिए छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो मैंने सोचे हुए हैं, मैं वहाँ शुरू करूंगी। मैं वहाँ सेंटर शुरू करूंगी जो हमारे पहले से चलते थे, जो 2.5 साल बीच में बंद रहे, मैं वो वहां पर शुरू करूंगी। मैं एक अच्छे संसाधन और एक अच्छा वहाँ विकास के लिए नए मार्ग मैं वहाँ बनाऊंगी। तब मैं उसके बाद मैं जॉब से पूरा हट जाऊंगी और मुझे इसी काम में लगना है। चूंकि अभी बेटा मेरा छोटा है, 4 साल का है, तो मुझे उसका बचपन भी नहीं छीनना है। मुझे उसको भी थोड़ा और बड़ा करना है, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं वहाँ वो स्थापित करूंगी तो मेरा बहुत टाइम वही जाएगा। और इसमें मेरा मायका पक्ष है, मेरे पिताजी हरि और मेरा भाई लोकेश्वर शर्मा और मेरा परिवार बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं सभी। लेकिन वो बोलते हैं धन ले ले बना ले, मैंने कहा नहीं, जिस तरह से मैंने ये अपने जीवन की जितनी भी कमाई थी उससे मैंने ये खरीदा है, वैसे ही मैं इसको धन इकट्ठा करके खुद का मैं इसे बनाऊंगी। तो यही बात मैं और बहुत अच्छी माता बात भी। है ईशा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, माता जी का आशीर्वाद है। और माता जी जी। की जो इच्छा रही है, जो 3.5 महीने आपने कहा कि एक दूसरे के साथ आपने समय दिया, मुझे लगता है वो ईश्वर सब जानते हैं, कौन कब आएगा कौन कब जाएगा। तो वो जो एक टाइम ऑफ पीरियड था आपकी माता जी के साथ, जो आपका संबंध और प्रगाढ़ हुआ, वो सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा और संभल पाए, क्योंकि आपने 3.5 महीने में बहुत कुछ जिया उनके साथ। तो ये अभी एक सुखद याद है, जिस याद को लेकर आप चल सकती हैं। और जो फाउंडेशन बनाने के लिए आप सोच रही हैं, हम सबकी दुआएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इतनी सारी बातें हो गई, बड़ी संजीदा बातें हुई, कभी हम रोए भी, कभी हम मुस्कुराए भी इस पूरे कार्यक्रम में। लेकिन आपका एक पक्ष जो है वो हम नहीं छू पाए हैं, वो आपका रहा बचपन। तो मैं ईशा के बचपन में जाना चाहती हूँ। ईशा बचपन में कैसी थी? नटखट थी, शरारती थी, या बहुत संजीदा थी? क्या कुछ करती थी? खेल खिलौने जो आपके हुआ करते थे वो किस तरह के थे? क्या भाई बहन में लड़ाइयाँ होती थी? कैसा रहा आपका बचपन? शायद अभी मैं जब क्लास लेती हूँ तो मैं वहाँ ये बोलती हूँ कि जैसा बचपन मैंने जिया है शायद कोई ही ऐसा बचपन जिएगा। मैं मानती हूँ कि आर्थिक स्थिति उस वक्त तंग थी, कोई हमें बहुत ज्यादा बड़ी चीजें या हमारी कोई डिमांड नहीं होती मुझे थी। लगता है कि ईशा जी, बचपन के लिए ये आर्थिक जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। नहीं होता, बचपन वो पता ही नहीं मास होता होता क्योंकि वो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई मतलब जो मिल गया उससे खेल लिए। लेकिन जो मेरा बचपन था वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही प्यारा रहा है, क्योंकि माता पिता के हम बहुत ही दुलारे रहे हैं दोनों बहनें। हमने बहुत गोदी में हम अपने पापा के झूले हैं, बहुत गोदी में अपनी माता के हम झूले हैं। और बचपन में आपको पता है गांव में क्या बचपन रहता था कि भाई पड़ोस में जो है सहेली हो गई उनके साथ में खेल लिए, छुई छुआ खेल लिए। और ये वो होते थे ना वो ताश की तरह वो गिंटू टाइप होते थे, वो खेल लिए। लेकिन वो एक लिमिट होती थी क्योंकि मम्मी का भी बड़ा कड़ा उस वक्त रूल रहा था कि पढ़ना भी है। तो उसी तरीके से आजकल तो मैम देखिए बिल्कुल डिजिटल है, सब अपने फोन में लगे रहते हैं। लेकिन जब मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां थी जो हमारी उम्र की थी, हम सब खेलते थे मोहल्ले में। और इवन मैं आपको बताऊं, जैसे अभी तीज आने वाली है, होली आने वाली है, तो मेरी मम्मी सारे गांव की लड़कियों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनवाकर और वो खिलाने ले जाया करती थी। वो तीज खिलाती थी, वो होली खिलाती थी, वो दिवाली पे नए नए कपड़े पहना के खिलाती थी। तो उनका ये मेन काम था कि ये जो यहाँ की लड़कियां हैं ना ये एंजॉय भी करें। तो हमने क्या सब गांव की लड़कियों ने जो हम उम्र थी सबको मम्मी ने पूरा एंजॉय कराया। मकर बहुत संक्रांति अच्छी होती थी। बात। बहुत अच्छी संक्रांत बात है। होती हमारे थी, साथ रमन जी सुबह ही जुड़े हैं, आज ईशा घर जी। के बैठ जाते थे। रमन जी, आपका बहुत बहुत जी जी। स्वागत करते हैं।
और ईशा जी, एक बात मैं ज़रूर, चूँकि आप अपने बचपन के धन्यवाद। बारे में इतनी सारी बातें बता रही हैं और बहुत सारे संघर्षों के बारे में चर्चा कर ली हमने। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उसके बारे में भी हम थोड़ी-सी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम रह गया है और थोड़ी-सी जी, जी, बात जी। और मैं करना चाहती हूँ। आज जिस तरह से आपने संघर्षों का दौर देखा और संघर्ष से आप इतनी सारी अलग-अलग गाँव की महिलाओं को आपने सशक्त बनाने के लिए पूरा परिवार एकत्रित होकर, एकजुट होकर कार्य कर रहा है। वहीं जहाँ रील की दुनिया में हम लोग आज के समय में महिलाएँ, लड़कियाँ, लड़के सब रील की दुनिया हो गई है, जिस दुनिया में हुँ, लोग कहीं गुम से गए हैं। तो जहाँ हुँ, पर हुँ। संघर्षों की बात होती है, जहाँ पर हम महारानी लक्ष्मीबाई की बात हम लक्ष्मीबाई करते की हैं, बात करते हैं। और आज की जी। जो लक्ष्मीबाइयाँ हैं, वो मोबाइल में रील बनाती हैं और डांस और ठुमके, ये एक एक अलग दुनिया है। ईशा शर्मा इस दुनिया के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या नज़रिया है इस दुनिया के बारे में? क्योंकि आप उन यूथ को जो जो मुख्य धारा से पीछे हैं, जो अक्षम है, जिन नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आप प्रेरणा दे रहे हो, आप उन्हें आगे बढ़ा रहे हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हो। अगर वो 2 पैसे कमाएँगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। वहीं पर जब ये रील और बाकी चीज़ों की बात आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें बहुत कहते हैं ना रायता फैला हुआ है, तो हुँ, उसके हुँ, बारे में हुँ। ईशा शर्मा क्या कहेंगी? मैम देखिए, मैं जितना भी फ़ोन देखती हूँ तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि हमारा यूथ किस ओर जा रहा है। या तो उनकी जो जननी है, जो उनके जिनके घर में वो पैदा हुई हैं, जो उनके माता-पिता हैं, शायद उनको वो चीज़ वो संस्कार ना मिले हों जो हमने अपने माता-पिता से लिए हैं। तो कहीं न कहीं मैं परिवार को जिम्मे बहुत बड़ी भूमिका होती है हमें बनाने में। अ, तो माता-पिता का थोड़ा-सा ध्यान भटका हुआ है इस ओर से, क्योंकि संस्कार विहीन परिवार हो गए हैं। और जैसे मैं देखती हूँ, अब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे आज भी मैंने नोटिस किया है, आज ही की बात मैं कर रही हूँ, तो क्लास देने के बहाने से लड़की आई है और कॉलेज में है नहीं। तो कहीं न कहीं और कई चीज़ मैंने देखी है कि हम क्या करते थे, हम पढ़ भी रहे हैं और घर का भी काम करते थे। आज मैंने देखा है माएँ बैठी हुई हैं और माँ ईशा, काम कर रही है आपकी और बात बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ईशा, आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। थोड़े समय पहले हमने परिचर्चा की थी और किरदारे ज़िंदगी में भी पीछे आप ही की तरह एक बहुत सुंदर किरदार आए थे। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे बार-बार वो बात याद आती है, वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ और उसको जोड़कर आप अपना जवाब दें। उन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, परवरिश हुँ। नहीं कर रहे। पालने में और परवरिश करने में बहुत अंतर होता है। आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पालने को तो देखिए हम कोई मेड भी अपने घर में रखकर बच्चे का पालन कर सकते हैं, लेकिन जो आपने बात कही उसमें संस्कार ही शामिल है। अ, कि हम केवल संस्कार खुद को ही नहीं पता माता-पिता को कि क्या हमारे लिए बच्चे के लिए ठीक है और क्या नहीं है। मैं तो माता-पिता और परिवार की बहुत बड़ी भूमिका मानती हूँ इस चीज़ में। जो मैंने देखा है और जो पिछले मैं 15 वर्षों से ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा ही है कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परवरिश नहीं कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं संस्कार से संस्कार हमारे बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ बच्चों को हिंदी भी अच्छे से नहीं पढ़नी आती है, जबकि अपनी मातृभाषा है और भावना जुड़ी होती है जब हम हिंदी बोलते हैं। तो हमें अपनापन महसूस होता है। मैं इंग्लिश या और लैंग्वेज की मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो ममतामयी भाषा है। तो कहीं न कहीं मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% श्योर हूँ और सहमत हूँ, ऐसा ही है। लास्ट में आप टाइम देंगी, मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगी क्योंकि टाइम 4 बिल्कुल ओवर लाइनें भी होने जा बोलेंगी और आपको एक बढ़िया-सा संदेश भी हमारे दर्शकों तक पहुँचाना है, हमारे यूथ तक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जी, सोशल वर्कर जो हैं, समाज सेवी हैं, समाज जी, जी। को जोड़ने का जो आपने बहुत नेक कार्य किया है, उसके लिए संदेश बनता है। हमारे साथ रिताम्बरा सिंह जी जुड़ी हैं, आप बहुत देर से आई हैं नमस्कार। रिताम्बरा जी, मैं इंतज़ार कर रही थी, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जी, ईशा, 4 लाइनें भी ये और संदेश भी। उसमें ये मेरा संदेश ही छुपा है। जननी हूँ, जीवन भी हूँ, जज़्बातों पे मेरा ज़ोर नहीं, जननी हूँ, जीवन भी हूँ, जज़्बातों पे मेरा ज़ोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी हूँ, मैं नारी हूँ,
कमजोर नहीं। सशक्त हूं वह साकार भी हूं, मैं नारी हूं कमजोर नहीं। दर्पण हूं वह अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूं वह आत्मनिर्भर भी हूं, टूट के बिखरने वालों में से नहीं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। पीछे हटना ईशा मुझे जी से हमारा मंजूर नहीं। संपर्क टूट गया है और उम्मीद करती हूँ वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी। और रिताम्बरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, संस्कार और संस्कृति दोनों से दूर हो गए हैं कुछ बच्चे। बिल्कुल सही कहा, पूरे बच्चे। जी, आप अपनी पंक्तियां पढ़िए दोबारा से। जी ईशा दोबारा। जी। जी 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 जी। जननी हूँ जीवन भी हूँ, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ वह साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं। दर्पण हूँ अक्स भी मैं, झुका सके वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरने वालों में से नहीं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। जननी हूँ जीवन भी हूँ, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ साकार भी मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और क्या संदेश देंगी चलते चलते? मैं यूथ को बस यही संदेश देना चाहूंगी कि आजकल की जो जगमगाहट है, आजकल का जो पूरा आर्टिफिशियल जो समय चल रहा है, उससे बिल्कुल दूर हटे, साहस और अपनी स्वाभिमानता से कार्य को करे, ईमानदारी से कार्य को करे। 15 सालों से मैं यही देख रही हूँ। और माता पिता को भी मैं एक जो है उन तक भी संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आपने बच्चे को, जैसा कि मैम ने कहा कि हम पाल रहे हैं, उनको हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने बच्चे का वो ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और वर्तमान समय की परिस्थिति तो बहुत ही सभी आप जानते भयावह, हैं, बहुत ही खराब भयावह चल कैसे? रही है। जी बिल्कुल, बहुत जो है खराब चल रही है, उसको देखते हुए अति आवश्यक है अपने जो बच्चों पर ध्यान रखने की, बहुत ज्यादा आवश्यक है। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है कि उनकी सुरक्षा ही हम ध्यान में रख लें, उनको सुरक्षित रख लें, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरा यही यूथ को संदेश देना चाहूंगी, और यही उनके माता पिता को, कि संस्कार से बिल्कुल पीछे ना हटे, संस्कार को आगे रखकर चले। तो इस तरह की दुर्घटनाएं जो वर्तमान में हो रही हैं वो होंगी ही नहीं, क्योंकि हम ही अपने बच्चे का विकास करते हैं और हम ही अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। जी, ईशा जी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी टीम की ओर से और बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप बहुत अच्छा नेक कार्य कर रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। वीरेंद्र डॉक्टर सुनीता सैनी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और सब आखिर में पहुँचे हैं, तो आप हमारे जो पेज है हमारा हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप उसे ज़रूर फ़ॉलो जी करें। आप इस जी कार्यक्रम को बिल्कुल। देख पाएँगे, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम को देख पाएँगे। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी ये लाइव टेलीकास्ट के बाद वो वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाउनलोड करके डालते हैं। तो आप सब जुड़े रहिए, बने रहिए। आप सबका बहुत हृदय मुझे से भी बहुत अच्छा लगा है। मैं आज आपकी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत आभारी हूँ मैम मैं आपकी, कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। पॉडकास्ट तो मेरे और भी हुए हैं, लेकिन सच में जो मेरा मन आज लगा है बात करने में, इतना कंफर्टेबल मुझे महसूस हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद हम पूरी टीम की ओर से आपका करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। और तमाम दर्शकों का भी अभिनंदन। अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।